तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वैलेंसी। ठीक है, ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप क्लास 10th में जाइए, क्लास 10th का आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो, एसिड बेसिस हो कि पीरियोडिसिटी हो, हर चैप्टर में आपको वैलेंसी नामक कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। ठीक है, जब आप 11वीं कक्षा में जाएंगे, 12वीं कक्षा में जाएंगे, वहाँ पे जब आप केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी जाके इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग है ना। तो वैलेंसी इज़ बेसिकली अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर करिकुलम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब देखो, वैलेंसी वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ कोर कंसेप्ट्स का पता होना बहुत ही आवश्यक है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कोर कंसेप्ट्स, देन वैलेंसी के सवाल आप नहीं बना पाएंगे या वैलेंसी आपको समझ नहीं आएगी। सो द कोर कंसेप्ट इज कि सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैडम, पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स हैं, क्या हम लोग 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखेंगे क्या? नहीं, आपको अपने 9th या 10th के सिलेबस में हार्डली 20 एलिमेंट्स को याद रखना है, और मैक्स टू मैक्स अगर तुम अपने आप को थोड़ा सा पुश करना चाहते हो तो 30 एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है आपको ये पता होनी चाहिए। अब क्या मैंने आपको एटॉमिक नंबर पढ़ाया है? बिल्कुल, आपको एटॉमिक नंबर मैंने पढ़ाया है। क्या मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है अकॉर्डिंग टू 9th एंड 10th क्लास? एग्जैक्टली, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाया है। सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, वैलेंसी वाले टॉपिक पे फोकस करेंगे कि आखिर वैलेंसी का मीनिंग क्या है और आखिर वैलेंसी आप लोगों को कहती क्या है। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता, तो ऐसे केस में आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं है। आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं बनेगा, आप सिर्फ देख लोगे, बट देखकर उसको एक ढेला भर का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो तुम्हारे वो पुराने वाले टॉपिक्स पे कमांड नहीं है, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले उन पुराने वाले टॉपिक्स पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी, फिर वापस यहाँ पे आना पड़ेगा घूमकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वैलेंसी की डेफिनेशन नो डाउट हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट वैलेंसी पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स अपने कंसेप्चुअली क्लियर करने। अब देखो, तुम लोग अभी ये पढ़ाई कर क्यों रहे हो? जैसे कि मान लेते हैं कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कम नंबर आने पर तुम्हें क्या प्रवचन देता है? यही प्रवचन देता है ना, पढ़ाई कर लो वरना फ्यूचर में पैसे कैसे कमाओगे। फिर हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं ये एम ज़रूर होता है कि जो भी हम काम सीखें, पैशन के अलावा, नॉलेज के अलावा, एटलीस्ट उससे हम मनी अर्न कर सकें, है ना। क्यों चाहिए मनी? ऑब्वियस है, इसीलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें हमारे लाइफ में क्या मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके। बराबर, हमें क्या मिल सके, हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी मिल सके। इसीलिए हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि अगर मेरा मन करे तो मैडम मैं अपने मन के अकॉर्डिंग एक दिन समोसा खाऊं, मेरा मन करे तो मैं डोमिनोज जाऊं, मेरा मन करे तो मैं ब्रांडेड शूज़ खरीदूं। तो ये सारी चीज़ों के लिए यू नीड अ मनी, राइट? ओके, तो ऐसे केस में आप सभी लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि तुम वहाँ पे पढ़ाई के वाया क्या कर सको, अपनी फ्यूचर को बेटर कर सको इन एनी वे, चाहे मनी के फॉर्म में, चाहे खुश रहने के वाले फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, है ना, ताकि आप अपनी फ्यूचर की लाइफ बेहतर बना सको, एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ का भी एम क्या है?
अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ का भी एम यही है कि किसी तरीके से मैं फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी अचीव करूं, मुझे कोई दिक्कत ना हो इन एनी टर्म्स, है ना, मुझे क्या ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो इन एनी टर्म्स, ये तुम्हारा एम है, बराबर, स्टेबिलिटी पाना ये तुम्हारा एम है। तो वैसे ही जो तुम्हारे एटम्स होते हैं ना, ठीक है, जो तुम्हारे एटम्स होते हैं, एटम्स ऑल्सो वांट स्टेबिलिटी। अब तुम बोलोगे कि मैडम एटम्स तो स्टेबल है ना, वो लोग तो एकदम अच्छे से स्टेबल पड़े हुए हैं, तो उन्हें और किस लिए स्टेबिलिटी चाहिए। देखो अभी कैसा है हमारे आजू बाजू, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, बराबर, लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारे आजू बाजू कितने कंपाउंड्स हैं, बराबर, चाहे वो आयोनिक हो, चाहे वो कोवैलेंट हो, या फिर फ्यूचर में आप पढ़ने वाला आप लोगों का क्या कहते हैं, भले ही फ्यूचर में पढ़ने वाले आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कंपाउंड्स तो 118 नहीं है, कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इन द सेंस बहुत सारे। तो ऐसे में कंपाउंड्स बन कैसे रहे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो तब बनते हैं जब चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, राइट। हमारे कंपाउंड्स तब बनते हैं जब चीज़ें आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, राइट। ओके, तो एटम्स हमेशा एटमिक फॉर्म में अकेले सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे ऐसा तो रहता नहीं है ना, एटम हमेशा अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा ऐसा तो रहता नहीं है। एटम को भी कंबाइन होना है, एटम को भी कंबाइन होके क्या करना है, आप लोगों का कंपाउंड बनाने का है, ठीक है। लेकिन जब एटम कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, कंपाउंड इन द सेंस जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा, तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है, उस एंटायर प्रोसेस के दौरान क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होगी, है ना। उस पूरे एंटायर प्रोसेस के दौरान क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होगी। कोई दूसरा एटम तुम्हारे वाले एटम से डिमांड करेगा कि ला यार मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे तेरे वाले, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारा वाला किसी और से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करे कि चलो अगर तुम्हें मेरे साथ कंपाउंड बनाना है तो चलो मुझे इलेक्ट्रॉन दो, या फिर हो सकता है दोनों ही एक दूसरे से डिमांड करें, है ना, या यही तो होगा, या हो सकता है दोनों ही एक दूसरे से डिमांड करें। तो ऐसे केस में जब भी कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होती है, ठीक है। अच्छा, तो बाय फॉर्मिंग कंपाउंड्स वो क्या चाहते हैं, कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन जब वो कंपाउंड्स बनाने गए तो कंपाउंड बनाने वाली प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, कंपाउंड बनाने वाली प्रोसेस के दौरान ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड की गई है, या तो इन्होंने डिमांड की होगी, ठीक है, या तो इन्होंने डिमांड की होगी कि हमको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो, या फिर इनसे कोई लोगों ने डिमांड की होगी कि तुम जब तक हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे हम कंपाउंड नहीं बनाएंगे, बराबर। तो ऐसे में ये कौन सा फैक्टर है यार जो ये डिसाइड करेगा, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर एटम किस एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक पर्टिकुलर एटम किस एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा, है ना। अगर मैं सिंपली कहूँगी तुमसे मुझे पैसे दो, राइट, तो तुम बोलोगे ना मैडम आप कुछ बताइए हमको कि इतना हमको देना है, ताकि वही हम इतना इतना देते रहे, पता चले मैं किसी दिन तुमसे 3 रुपये मांग रही हूँ, किसी दिन मैं तुमसे 3,000 मांग रही हूँ, किसी दिन 30,000 मांग रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो चाहे कोई भी एटम किसी और के साथ वेरियस कंपाउंड्स बनाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मीथेन गैस बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन होकर आपका ग्लूकोज बना सकता है, एक्सेट्रा कंपाउंड्स बना सकता है कार्बन। बट इन सारे कंपाउंड्स को बनाने के दौरान एक नियम जो है वो कभी चेंज नहीं होता कि इन सारे कंपाउंड्स को
बनाने वाली प्रोसेस के दौरान कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को कंपाउंड बनाने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, है ना। जब भी कंपाउंड बनता है, वेन एवर कंपाउंड इज फॉर्म, जब आप लोगों का कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है, तो उस कंपाउंड के फॉर्म होने वाली प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन होता है। हमेशा कंपाउंड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन हमेशा होता है फ्रॉम एटम। एक एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करता है। कैसे ट्रांजैक्शन? 3 प्रकार के देखो ट्रांजैक्शन हम लोगों को हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो एटम कर सकता है वो ये कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, ठीक है, बराबर। अच्छा, दूसरा ट्रांजैक्शन ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, राइट, ओके। और तीसरा प्रकार का ट्रांजैक्शन ये हो सकता है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की क्या कर ले, शेयरिंग कर ले, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, मिल बांट के खाएंगे, डन। इस प्रकार के 3 ट्रांजैक्शंस होते हैं। बट वो कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज होने वाला है, या वो कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को क्या करेगी, डिफाइन करेगी, जो इस चीज़ को बताएगी? कौन है भाई वो चीज़? तो वो है स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन किस टाइप का होने वाला है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है स्टेबिलिटी। विच टाइप, ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये चीज डिसाइड करेगी स्टेबिलिटी। जिस काम को करने से मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव हो रही है वो वाला ट्रांजैक्शन होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जिस काम को करने से मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव हो रही है वो वाला ट्रांजैक्शन होगा। मान लेते हैं तुम दोनों काम कर सकते हो, तुम इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो, तुम इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम दोनों काम कर सकते हो। लेकिन तुम करोगे क्या? तुम वही काम करोगे जिस काम को करने से मैक्सिमम स्टेबिलिटी तुमको मिल रही है। अगर तुमको मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो ऐसे केस में, ऐसे पर्टिकुलर केस में आप लोग वाला काम नहीं करते। छोड़ो, ये नहीं करूँगा मैं। मान लीजिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, इस काम को करके मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी, वाले काम को करके तुम्हें 200 मिलेंगे, लेकिन हाँ एफर्ट्स इक्वल ही मिल जाएंगे। एफर्ट्स कैसे जाएंगे? इक्वल जाएंगे। तो तुम कौन सा काम करना प्रेफर करोगे? तुम वो वाला काम करना प्रेफर करोगे जिस काम को करने से तुम्हें एफर्ट्स कम लगे और तुम्हें पैसा ज़्यादा मिले, राइट, वही काम तुम करना प्रेफर करोगे। तो सिमिलरली आपके जो एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी इनमें एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का भी इनके पास ऑप्शन होता है, बट ये वो वाला काम करेंगे जिस काम को करने से इनको मैक्सिमम क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रही होगी, राइट, ओके। अच्छा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा जीके फैक्ट सुन लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, मान लेते हैं आपके पास एक पर्टिकुलर एटम है, उस एटम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज किया। अभी इस पे बातचीत बिल्कुल नहीं की जा रही है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने नहीं किए, इस पे तो बातचीत ही नहीं हो रही है। अभी बातचीत सिर्फ और सिर्फ किस टॉपिक पे हो रही है? बातचीत अभी सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे हो रही है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, एंड उस पर्टिकुलर एटम को एक बहुत ही स्पेशल सा नाम दिया जाता है। उसे कहा जाता है तुम कौन हो, तुम एक कैटायन हो। तुम कौन हो? तुम एक कैटायन हो। दूसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, बिल्कुल हो सकता है। तो जब एक पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उस नेगेटिव चार्ज वाले एटम को हम लोग हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहते हैं? अनायन कहते हैं।
डन। उसको हम लोग हमारे केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। ओके, तो इफ सर्टेन एटम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन मतलब एक्सेप्ट, देन दे फॉर्म अनायंस। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं देन दे फॉर्म कैटायंस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, तो शेयरिंग के दौरान ना तो वो कैटायन बनता है, ठीक है, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ना ही वो अनायन बनता है। वहाँ कुछ चार्जेस क्रिएट नहीं होते, वहाँ पे कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होते। तो जब मान लेते हैं दो एटम्स ने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, मान लेते कुछ एटम्स लोगों ने आपस में मिल बांट कर अपने बीच में ये डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, डिसीजन ले लेता हूँ कि ठीक है अपन दोनों मिल बांट कर क्या कर लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे वाया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, वाया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, है ना। ऐसा उन्होंने अगर डिसीजन ले लिया कि चलो अपन लोग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वाया क्या करेंगे, कंपाउंड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई कंपाउंड बनता भी है, ठीक है, किसकी वजह से, एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से, तो ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या कहा जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दिया और ऐसे दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। खैर, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, ठीक है। क्लास 10th में आपके पास एक कार्बन कंपाउंड वाला एंटायर चैप्टर है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत 10th क्लास में ही, एसिड बेसिस में, और बाकी धीरे धीरे तो पता चलता ही जाएगा। लेकिन अभी कम से कम इतना पता चल रहा है कि एटम का एम एटमिक फॉर्म में रहना नहीं है। एटम का एम ये है कि चलो मैं अपने जैसे या बाकी अदर एटम्स के साथ मैं कंबाइन हो जाऊं और मैं बाकी अदर लोगों के साथ कंबाइन होकर मैं क्या कर लूं, आप लोगों का कंपाउंड बनाऊं। एंड कंपाउंड अगेन दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के वाया या फिर इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के वाया। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के वाया बनता है देन दोज पर्टिकुलर कंपाउंड्स आर नोन एज आप लोगों का व्हाट, आर नोन एज आप लोगों का कोवैलेंट कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन के लूज या फिर गेन से बनता है देन इट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का आयोनिक कंपाउंड। बट द पॉइंट इज कि ये लोग लूज या गेन कर क्यों रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, ये लूज या फिर गेन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। ये क्यों चाहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को स्टेबिलिटी मिले। जैसे तुम लोगों को भी स्टेबिलिटी चाहिए है ना, वैसे इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। बट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मान लेते हैं कोई एक एटम है ए, क्या वो एटम ए इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं अगर कोई एक एटम ए है, अगर वो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है क्या, नहीं यार, इनफाइनाइट थोड़ी ना करेगा। देखो, हर एटम के पास एक सर्टेन फिक्स नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम जानते हैं, हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, हमने एटॉमिक मास पढ़ा है, सब कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा है ना। उनके पास एक फिक्स नंबर के क्या होते हैं, उनके पास एक फिक्स नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी के पास 10, किसी के पास 11, किसी के पास 12, किसी के पास 13, किसी के पास 100, किसी के पास करोड़, लेकिन जो भी होंगे फिक्स होंगे। खैर, करोड़ किसी के पास नहीं होते, मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ। तो अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो वो मैक्सिमम कितने करेगा भाई, जितना है उतना ही करेगा। मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये मेरी जेब में और मैं चली हूँ बाहर शॉपिंग करने, तो मैं कितने पैसे खर्च कर सकती हूँ, मैक्सिमम 100 ही खर्च कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास 100 ही रुपये हैं। फिर तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्पीशीज इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन गेन करती है या फिर इनफाइनाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, ऐसा नहीं होता। वो एक फिक्स्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है या फिर फिक्स्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। तो ये जो टॉपिक है
हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, या फिर हाउ मच इलेक्ट्रॉन गेन हुए, या फिर हाउ मच इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, किस पर्पस के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। सबका क्या काम है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए भाई, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, इसको अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। और यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये चीज़ है, इसी को कहा जाता है वैलेंसी, ठीक है। इसी टॉपिक को क्या कहा जाता है, वैलेंसी। सो हमारी आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी इज नोन एज वैलेंसी। सो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज बेसिकली अ नंबर। वैलेंसी किसी घूमने वाली जगह का नाम नहीं है, वैलेंसी कोई खाने वाली डिश नहीं है, वैलेंसी कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं है, वैलेंसी किसी फ्रूट या वेजिटेबल का नाम नहीं है। वैलेंसी इज जस्ट द नंबर। जैसे लोग तुमसे क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर एज, सो हम एज के नाम पे जैसे बोलते हैं कि मेरी एज 26 है, तुम्हारी एज 12 है, 14 है। सो ये 26, 12, 14, 42 ये क्या रिजम्बल करता है कि हम लोग कितने साल के हैं, दे आर जस्ट नंबर्स, है ना, दे आर जस्ट नंबर्स। सो वैलेंसी इज ऑल्सो अ नंबर। वैलेंसी क्या होती है, एक काइंड का नंबर है। ये बेसिकली क्या है, एक नंबर है, ठीक है। ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर ये इंडिकेट करता है कि एक एटम ने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, वो इस बात को बताता है, ठीक है। वो इस बात को बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, ये इस चीज को बताता है, पता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक। मतलब ऊपर ऊपर से वैलेंसी की डिफाइन क्या है, मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को समझाने में सफल हुई होंगी, ठीक है। आई एम सक्सेसफुल कि वैलेंसी आखिर क्या है। सिर्फ इतना बता देना कि हाँ वैलेंसी ये है, बस ऐसा नहीं कि वैलेंसी की नीड क्यों पड़ी, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, दीज आर द थिंग्स। अब बात ये आती है कि देखो मैडम, आप स्टेबिलिटी किसको कहोगे, सही बात है। अब जैसे मान के चलो, हर इंसान की चॉइसेस, हर इंसान के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पेट हो सकता है 2 रोटी खाकर भर जाए, लेकिन तुम्हारे ही घर में तुम्हारा ही कोई सिबलिंग 2 रोटी से उसका पेट ही ना भरे, उसको 4 रोटी चाहिए हो सकता है खाने के लिए। अगर तुम उसको 4 नहीं दोगे, तुम उसको बोलोगे क्या, चल तू एक काम करा, तो 3 रोटी खा ले, तो क्या होगा, उसका पेट नहीं भरेगा। वो क्या बोलेगा, आज मेरे को खाना नहीं मिला अच्छे से, आज मैं खाना नहीं खा पाया अच्छे से। लेकिन अगर मैं तुमको 3 रोटी दूं तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तो नहीं खा सकता। क्यों, क्योंकि तुम्हारी लिमिट 2 की है। फिर मान लेते हैं तुम्हारा एम है लाइफ में कि यार मैं बड़े होकर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर जॉब करूँ तो मेरे को कम से कम पर मंथ, मान के चलते हैं, इतने हज़ारों की नौकरी होना, ये मान लेते तुम्हारा एम है। मान लेते तुमने कहा कि मुझे पर मंथ 8 रुपए की नौकरी होना है। खैर 8 रुपए में कुछ आएगा नहीं, वो बात अलग है, बट 8 रुपए की नौकरी होना है और तुम उसमें बड़े खुश भी हो कि आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन हो सकता है तुम्हारा फ्रेंड तुम पे हंस रहा हो, है ये 8 रुपए की नौकरी कर रहा है, देख मैं तो 800 की करता हूँ, और वो उसमें भी दुखी है कि अरे यार 800 रुपये कम पड़ जाते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये पर्सन टू पर्सन, किसकी डेफिनेशन अलग है, लोगों टू लोग। भूख की डेफिनेशन अलग है, पैसा कितना रिक्वायर्ड है उसकी डेफिनेशन अलग है, हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है, राइट। लेकिन हमारे एटम्स, हमारे लिविंग थिंग्स के जैसे तो है नहीं जिनका मन मचलता रहता है। इनके लिए हमने स्टेबिलिटी की क्या डेफिनेशन रखी है, किस चीज़ को देखकर कहोगे कि भाई तू स्टेबल है, ये वाला एटम और ये वाला एटम अनस्टेबल है, क्या ऐसा है जिसे देखकर ये डिसीजन लिया जाएगा। एटम के लिए स्टेबिलिटी किसे कहा गया है, 2 रोटी खाने को, 3 रोटी खाने को, अरे बट तो एटम तो रोटी खाता ही नहीं है। फिर बताओ, अच्छा 8 रुपए को कि 800 रुपये को, अरे एटम को तो पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। तो आखिर स्टेबिलिटी
वर्ड जो मैं जब से इस्तेमाल कर रही हूँ और तुमने भी कई बार सुना है, भाई ये कौन है, किसकी वजह से हम कहेंगे कि फलाना चीज स्टेबल है और किसकी वजह से कहेंगे फलाना चीज स्टेबल नहीं है, बताओ। तो एक्चुअली आप लोग जब 11th क्लास में जाएंगे, ठीक है, आप एक बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके पॉस्टुलेट्स भी पढ़ेंगे, मतलब उन्होंने क्या अच्छी अच्छी बातें की। एंड जैसा कि तुम जानते हो, हर थ्योरी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसकी वजह से वो थ्योरी फ्लॉप हो जाती है। फिर नए लोग आते हैं, उस पर काम करते हैं, कुछ और बनता है, फिर वो अपने अगेन पॉस्टुलेट देती है, फिर वो थ्योरी भी फेल हो जाती है, फिर अपना कुछ नया बनता है। तो वैसे ही आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको एक महान व्यक्ति का नाम सुनाई देगा। हु इज दैट महान व्यक्ति? लेविस, ठीक है, ओके, इनका नाम सुनाई देगा, बिल्कुल इनका नाम सुनाई देगा। अच्छा, क्या कहा था ये आपके लेविस जी ने, बताइए तो जरा मैडम। लेविस जी ये कहते हैं कि भाई कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा, ठीक है, कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब वो पर्टिकुलर एटम क्या होगा, उस पर्टिकुलर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी ऑक्टेट का मतलब बताया है, बट स्टिल मैं फिर से बता देती हूँ। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन लास्ट शेल, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। ओके, यानी कि ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट बेसिकली एक कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये शब्द, ठीक है। तो लेविस कहते हैं अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट शेल में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल कहेंगे। या फिर और उन्होंने ये भी कहा, जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में पॉसिबल है, कि अगर किसी का डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो भी वो स्टेबल है, ये लेविस ने कहा। तो लेविस की इसी परिभाषा को हम लोगों ने क्या करके रखा है? लेविस की इसी परिभाषा को हमने क्या करके रखा है? अपने दिमाग में फिट करके रखा है, ठीक है। इसी लेविस की परिभाषा को हमने अपने इसमें क्या करके रखा है? फिट करके रखा है कि ठीक है यार, लेविस ने ये कहा है, लेविस की बात को हम मानेंगे और लेविस की बात को मान के हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और लेविस की बात क्या थी? कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बस। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना होना, ठीक है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, कितनी चीज़ें उसको चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी 8 तक पहुंचने के लिए, उसकी वैलेंसी उतनी होगी। खैर, अब मेरे को जितनी थ्योरी पढ़ानी थी, मैं थ्योरी वैलेंसी से रिलेटेड पढ़ा चुकी हूँ। अब फटाफट तुमको वैलेंसी सिखाना निकालना शुरू करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया लिथियम, फिर हमने ले लिया बेरिलियम, फिर हमने ले लिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चलो अभी मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ गई है, फ्लोरीन और नियॉन को हम लोग बाद में ले लेंगे। डन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैं आपको लिखना सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। मैंने हर एक टॉपिक को स्प्लिट करके पढ़ाया है, किसी भी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं किया कि एक ही चीज़ में सब कुछ बता दिया। इसीलिए स्प्लिट किया है कि ताकि जब मैं दूसरे कंसेप्ट्स में जाऊँ तो आपको पुराने कंसेप्ट्स का आइडिया हो। खैर, अगर हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उससे पहले एटॉमिक नंबर यहाँ लिख लेते हैं। ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, ये फलाना फलाना चीज़ इनके एटॉमिक नंबर है। अगर कोई ऐसा है कि नहीं मैडम मुझको तो आता ही नहीं है यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सो डू अपडेट मी, मैं सिखा दूंगी, फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, डायरेक्टली कूद नहीं सकते टॉपिक पर। तो देखो, लिथियम ये कहता है कि भाई मेरा कॉन्फ़िगरेशन तो होगा 2,1,
बेरिलियम कहता है मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,2। बोरॉन कहता है मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,3। कार्बन कहता है मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। नाइट्रोजन कहता है मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5 एंड ऑक्सीजन कहता है मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। वैसे ही फ्लोरीन रहा होगा, वैसे ही नियॉन रहा होगा। डन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। अच्छा डन। अभी जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं वैलेंसी वाले टॉपिक पर। अब आप देखो कि लेविस के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी की परिभाषा क्या है। लेविस के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का मतलब है ऑक्टेट में, यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, है ना। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। वी वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अवर लास्ट शेल, ठीक है। या फिर लास्ट शेल में डुप्लेट होना, डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तुम अगर लिथियम को देखो तो लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लिथियम है इसके बाद 2 ऑप्शन है। देखो क्या ऑप्शन है मैडम? अब देखो 2 ऑप्शन इस तरीके से हैं, या तो ये पढ़ाई कर ले और अच्छे नंबर ले आए, या तो ये पढ़ाई ना करे और ये फेल हो जाए, बराबर। तो यहाँ पे भी इस लिथियम के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, गेन, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। इसका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। सॉरी, कितने हैं? 1। इसको चाहिए कितने? 8। मतलब अगर ये गेन करता भी है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, तब जाके इसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई मेरे पास जो आखिरी शेल में, ध्यान से रखना मेरा बार बार वर्ड्स में मेरा फोकस है आखिरी शेल, वो अपने आखिरी शेल में जो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर दे? लूज कर दे कि तू चले जा। और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो कैसा दिखने लगेगा? सिर्फ 2 बचेगा। और जब 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब वो कैसा दिखने लगेगा? 2,8 दिखने लगेगा। उसके पास ये 2 ऑप्शन हैं, बट वो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? वो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? कि कभी कुछ भी कर सकता है। 1 मिनट। या ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कभी लिथियम का मन कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, कभी लिथियम का मन कर रहा है 7 इलेक्ट्रॉन को रख लिया। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम बताओ ज़्यादा फायदा किस में है? तो तुम बोलोगे मैडम ज़्यादा फायदा तो 1 इलेक्ट्रॉन को भगाने में है। 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आना ऐसा नहीं होता है कि बोल दिया 7 इलेक्ट्रॉन आ जाओ और 7 इलेक्ट्रॉन बस चल के तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लाने में, इलेक्ट्रॉन ले जाने में एनर्जीज का आदान प्रदान होता है, जो कि आप 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो तुम बताओ कि कौन सा प्रोसेस सस्ता है उसके लिए? तो तुम बोलोगे मैडम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला प्रोसेस सस्ता है, तो वो ये वाली प्रोसेस करेगा और इस वाली प्रोसेस को वो रिजेक्ट कर देगा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, तू जा रहने दे, मैं 1 इलेक्ट्रॉन इससे अच्छा लूज कर देता हूँ। तो बेसिकली लिथियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लिथियम के ऊपर आ जाएगा प्लस। अब समझे लिथियम के ऊपर +1 क्यों होता है? तुमने चैप्टर नंबर 3 में अलग अलग रेडिकल्स पढ़े हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो इनके ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है? ये ऐसे आता है, ये जो अभी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है ना, ऐसे आता है। तुम लगे तो उस चार्ट को देख लो, लिथियम के ऊपर +1 क्यों आया? ये इसीलिए आया लिथियम के ऊपर +1। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि लिथियम की वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, कई लोग +1 भी बोलते हैं। प्लस सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंडिकेट करने के लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है, बस खत्म। लेकिन वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 1। वैसे ही अगर मैं बेरिलियम के बारे में बात करूं तो बेरिलियम के पास देखो 2 ऑप्शंस हैं। इसके आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है
और लेविस क्या चाहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने को होना, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन्स आप लाओगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो आप बोलोगे कि मैडम 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आइए, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करने से मैं बन जाऊंगा 2,8। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला और दिखाओ, और तो उसने बोला अच्छा चलिए देखिए दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास कि आप एक काम करिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, लूज कर दीजिए, ताकि आपका डुप्लेट बन जाएगा 2। डुप्लेट भी स्टेबल होता है ना, डुप्लेट भी स्टेबल होता है। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ मेरे को क्या सस्ता पड़ रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा सस्ता है कि 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करना ज़्यादा सस्ता है। तो तुम बोलोगे मैडम 2 इलेक्ट्रॉन लूज ज़्यादा करना सस्ता है, गेन करना तो भाई हमको महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर वैलेंसी जो आएगी वो वैलेंसी होगी 2, क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और इस वजह से बीई के ऊपर काय का चार्ज बनता है 2+। मतलब अगर कभी बीई को मौका मिला कि भाई बी तुझको आज अपनी जान देनी है, तो बीई बोलता है मैं अपनी जान में 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 1 दूंगा क्या, नहीं। अगर उसने 1 दिया, ऐसा नहीं कि वो 1 दे नहीं सकता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 1 दे नहीं सकता, वो पहले 1 देगा फिर दूसरा देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकाले जाते, कभी एक एक करके निकाले जाते हैं, बट स्टेबिलिटी भी मिल जाए और इलेक्ट्रॉन भी चला जाए, दोनों चीज़ें हो जाए। ये कब होगी, जब बी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 के अलावा मैडम उसने 1 दिया तो 1 देगा तो अनस्टेबल होगा, मैडम अगर 3 दिया तो वो अनस्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन देना भी है और स्टेबिलिटी भी मिलनी चाहिए। तो बेरिलियम के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेरिलियम के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि भाई +2 रहेगा। सेम अगर मैं यही लॉजिक पे बातचीत करूं बट थोड़ा स्पीड में, तो हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग क्या कर लें, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लें, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का लूज कर लें, लॉस, ठीक है। ओके, आप इनमें से किसे चूज करेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतरीन है? तो आप बोलोगे मैडम 3 वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतरीन है, गेन करने वाले ऑप्शन में तो बहुत एनर्जी लग जाएगी। सो इसीलिए बोरॉन के ऊपर अगर कुछ आया तो +3 आएगा, और इस वजह से बोरॉन की जो वैलेंसी अगर रही भी तो कितनी रहेगी, 3 रहेगी, बराबर। कार्बन को थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ देते हैं, कार्बन को आप थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दो, हम कार्बन पे बाद में बातचीत करेंगे। अब बात आती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के देखो आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या है भाई इसके पास 2 ऑप्शन, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, गेन कर ले, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर ले। अब तुम सोचो यहाँ पे ये क्या करेगा, खुद सोचो। तो तुमने क्या डिसीजन लिया, मैडम इस बार तो गेन करना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि गेन कम करना है और लॉस ज़्यादा करना है, लूज ज़्यादा करना है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में नाइट्रोजन क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर अगर कोई चार्ज आएगा भी तो वो 3 नेगेटिव आएगा, और इसीलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है, ये कहानी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, डन। अरे तो बहुत ही बढ़िया है ना। और तुम लोगों ने जब वो चैप्टर पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड का, जिसमें चार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, याद आ रहा है? तो उस पर्टिकुलर जगह पर आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि n की पावर 3 नेगेटिव को कहा जाता है नाइट्राइड। अब समझे n के ऊपर 3 नेगेटिव क्यों आया, इस तरीके से n के ऊपर 3 नेगेटिव आता है। अच्छा चलिए ऑक्सीजन पे बात करते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डुप्लेट बना ले, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। अब इन दोनों में से ये कौन सा ऑप्शन प्रेफर करता है, भाई कोई भी हो वो बोलेगा कि मैडम इस बार 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूँ।
अच्छा चलो ठीक है। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो O के ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा और ऐसे केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। ऐसे केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2। सो देयरफॉर आपने कई बार पढ़ा होगा चार्ट्स में कि O के ऊपर 2 नेगेटिव होता है और उसे कहा जाता है व्हाट, ऑक्साइड। उसे क्या कहा जाता है, ऑक्साइड। क्या कहा जाता है उसको, ऑक्साइड, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। नाउ लेट अस मूव अवर दिमाग टुवर्ड फ्लोरीन एंड टुवर्ड नियॉन। ओके, अब जो आप लोगों का नियॉन है, इस नियॉन महाशय के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है। सोचो, मतलब लेविस भाई साहब ने क्या कहा था कि आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इस नियॉन के पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास तो पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पहले से ऑलरेडी ये क्या है, स्टेबल है। अब भाई क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है तो इसीलिए नियॉन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये कुछ नहीं करता। अब कई लोगों के दिमाग में ये चलेगा प्रश्न कि अच्छा मैडम चलो फिर तो ये ज़रूर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता होगा। नो, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर भी नहीं करता। ये लोग कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पहले से स्टेबल है। देखो, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, ये सारा काम किया क्यों जाता है? ये सारा काम इसीलिए किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी मिले। भाई तो जो चीज़ पहले से स्टेबल है वो और क्यों कुछ करेगी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए नियॉन या नियॉन जैसे लोग जिनका ये जो आखिरी वाला रहता है ये कंप्लीट होता है, ये कुछ नहीं करते, ये बस अकेले रहते हैं, अलोन। ठीक है, ये जो है ना नियॉन, नियॉन या उसके जैसे। तो मैडम नियॉन और नियॉन के जैसे और कितने लोग हैं? तो नियॉन या नियॉन के जैसे और भी लोग हैं, जैसे आपका हीलियम, आपका नियॉन, आपका एर्गन, आपका क्रिप्टॉन, आपका जेनॉन, आपका रेडॉन, ये लोग भी हैं जो कि नियॉन के जैसे हैं। इन सभी लोगों का ऊपर जितने भी इन लोगों के नाम लिखे हैं ना, है ना, बराबर। अच्छा, इन जितने भी लोगों का ऊपर नाम लिखा गया है, दे नेवर नो इलेक्ट्रॉन गेन। उनमें कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता, कभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता, कभी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, उनके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। इसीलिए आप लोग पता है जब क्लास 10th में पढ़ेंगे तो क्लास 10th की पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि देयरफॉर इन्हें कहा जाता है इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट इन द सेंस, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी को खोलें और इनर्ट वर्ड का मीनिंग ढूंढें, हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ तो ज़रूर होता ही होता है ना। अगर आप इनर्ट शब्द का मीनिंग ढूंढेंगे तो इनर्ट शब्द का मतलब होता है कुछ नहीं करने वाला, बस पड़े रहने वाला, जो किसी को कुछ हानि भी नहीं पहुंचाता, किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाता, खुद भी कुछ नहीं करता, किसी को कुछ करवाता भी नहीं, बस पड़ा रहता है। सो दे आर इनर्ट गैस एलिमेंट, या फिर इन्हें कहा जाता है नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, इन्हें कहा जाता है नोबल गैस एलिमेंट। ये लोग वो हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप लेकिन देखो बीच में आप फ्लोरीन के बारे में खा गए, आप फ्लोरीन का बताओ। ठीक है, ये समझ गया हमको। ठीक है, आते हैं फ्लोरीन पर। फ्लोरीन के पास आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन है 7 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, बराबर। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम खुद एक फ्लोरीन का एटम होते तो तुम क्या करना पसंद करते? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते? बताओ क्या प्रेफर करते, क्या करना चाहते तुम खुद? तो तुम बोलोगे मैडम ऑब्वियस है कि नो डाउट मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से मेरे ऊपर F के ऊपर नेगेटिव आ जाता है ना, और मेरी वैलेंसी बन जाती, बोलो कितनी,
1 बन जाती। सो मुझे ऐसी उम्मीद है कि किस एलिमेंट की वैलेंसी किस वजह से आ रही है, कैसे आ रही है, ये सारे टॉपिक्स आपको अभी क्लियर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारे जो शब्द हैं मैंने बस लिख दिया कि इसकी वैलेंसी इतनी है, इतनी आप इसको मान लो। ठीक है, बराबर, ऐसा मैंने नहीं किया। एक मिनट, हेलो 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 ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, राइट। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कि किसकी वैलेंसी कितनी कितनी आएगी। तो मैडम पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स हैं, क्या हम 118 एलिमेंट्स की इस तरीके से वैलेंसी निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 118 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो, हम लोग एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियोडिक टेबल बेसिक तौर पर कैसा दिखता है। ठीक है, तो देखो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, राइट। ओके, अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 1 में आता है हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रांसीशियम, बराबर। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, ठीक है, बराबर, ओके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इतने सारे एलिमेंट अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की नीड नहीं है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसे 10th में आप पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बराबर। अच्छा, उसके बाद बीच में गैप आ जाता है, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। इतने एलिमेंट्स के बाद बीच में यहाँ पे ऐसा गैप आ जाता है। इस पर्टिकुलर गैप में होते हैं 10 ग्रुप, ऐसे टोटल 10 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखा ना, यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कहाँ तक? आप लोगों के नेक्स्ट ग्रुप से यहाँ तक चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बट आपको वो नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। उसके बाद वापस से हमारी जर्नी शुरू होती है ग्रुप नंबर 13 के साथ। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ऐसे करते करते ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, इन ये सारे एलिमेंट्स वहाँ पे होते हैं। मैं ऑब्वियस है कि तुम्हें पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना के नहीं दे रही हूँ, बट अब जो बोरॉन होता है वो यहाँ है, कार्बन, एक मिनट, एक ग्रुप नंबर 13, अच्छा, बोरॉन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है, नियॉन यहाँ है। ठीक है, एक और बना लेती हूँ मैं, चलो। मैग्नीशियम यहाँ पे आता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे आता है आप लोगों का क्या, सिलिकॉन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ आता है आर्गन, बराबर। बस मैंने एक बेसिक बना कर दिया। तो पता है एक बहुत ही प्यारा सा नियम है, एटलीस्ट अप टू 10th क्लास आपको याद रखना है। हमने अभी अभी प्रूफ किया, ये देखो, ये पूरे डिस्कशंस के वाया हमने अभी अभी प्रूफ किया कि लिथियम की वैलेंसी होती है +1, बेरिलियम की होती है +2, बोरॉन की होती है +3, नाइट्रोजन की भी होती है -3। माइनस प्लस सिर्फ इस बात को इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, बस। ठीक है, वो माइनस प्लस क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन बता रहा है, बस, और कुछ नहीं। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन ने कुछ नहीं किया। तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ कि लिथियम के जो साथीदार हैं, जो लिथियम के साथ सेम ग्रुप में आ रहे हैं, कौन है वो लिथियम के साथीदार जो लिथियम के साथ सेम ग्रुप में आ रहे हैं? मैडम, लिथियम के साथीदार है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रांसीशियम। इन सारे लोगों की जो वैलेंसी है, इन सारे लोगों की वैलेंसी जो है वो 1 रहेगी। यानी कि अगर आपको किसी एक की भी वैलेंसी पता है उस ग्रुप में से, तो बाकी सभी लोगों की उस ग्रुप में वही सेम वैलेंसी होगी। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल लाइन।
तो उसके वर्टिकली, उसके ऊपर नीचे जो भी लोग आ रहे हैं उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट की सबकी वैलेंसी रहेगी कितनी, +1। हमने अभी अभी प्रूव किया कि बेरिलियम की वैलेंसी होती है +2, तो बेरिलियम के साथ में ऊपर नीचे जो भी अदर लोग आ रहे हैं इन सारे अदर लोगों की वैलेंसी कितनी होगी, +2। यानी कि तुम्हें अलग से कैल्शियम की, अलग से मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें बस इतना भी याद है कौन किसके नीचे आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि मिनिमम 20 तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 9th-10th का सिलेबस वैलेंसी को सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक परमिट करता है, उसके आगे नहीं है। उसके आगे आप 11th-12th पे सीखते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आपको पता है कि बोरॉन की वैलेंसी +3 है तो एल्यूमिनियम की भी +3 होगी, सिलिकॉन फॉस्फोरस की भी -3 होगी, सल्फर की भी -2 होगी, क्लोरीन की भी -1 होगी और आर्गन की भी क्या होगी, 0 होगी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप की बातचीत करें, यानी कि अगर मैं वर्टिकल चीज़ों की बात करूं तो वर्टिकल चीज़ों में आप लोगों का जो वैलेंसी होता है वो वैलेंसी क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता। और अगर मैं अलोंग द पीरियड की बात करूँ, पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अगर मैं पीरियड की बात करूँ यानी कि मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन में वैलेंसी चेंज होती है। आप खुद चेक करो कैसे चेंज हो रही है, समझाओ मुझे। ये देखो हॉरिजॉन्टल, हाँ देखो लिथियम से बेरिलियम 1 से 2 हो गई, बेरिलियम से बोरॉन कितनी हो गई, 3 हो गई, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ये को चेंज होती जा रही है। यानी कि क्या होता है वैलेंसी का, पीरियड में जाने पे +1 होता है, +2 होता है, मतलब प्लस चलो अपन नहीं लिखते, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है और आखिरी में फिर 0 हो जाता है। और ये जो 4 वाली वैलेंसी होती है ना, ये 4 वाली वैलेंसी होती है कार्बन की, ठीक है। ये 4 वाली वैलेंसी होती है कार्बन की, अभी पढ़ा कर दूंगी मैं, ठीक है। ऐसा मतलब पहले वैलेंसी 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज हो जाती है, ऐसे पहले इंक्रीज होती है और फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक वैलेंसी। आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी मुंह ज़बानी पता होनी चाहिए। और लेट्स से अगर आपको मुंह ज़बानी नहीं पता है, हाँ, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आपको निकालते आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपन रट्टा मार के अपने दिमाग में स्टोर तो नहीं रख सकते ना, कुछ चीज़ें स्टोर करने लायक नहीं होती है। तो अगर आप लेट्स से भूल गए तो क्या अभी आपको वैलेंसी निकालनी आती है? डेफिनेटली हमने सीखा है वैलेंसीज किस तरीके से निकालते हैं, ये देखो सिखाए हैं आपने, तो हाँ हमको आती है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो तुम निकाल लोगे, बस सिंपल सा है यार। किसी के पास अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमेशा लूज होंगे। अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, गेन करेगा। और अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो ना लूज करता है ना वो गेन करता है, वो क्या करता है, शेयर करता है। जैसे कि कार्बन, कार्बन के पास 2 ऑप्शंस हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब भाई इसके लिए तो बराबर बराबर ही पड़ रहा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैडम इसको तो फिर तो कुछ भी कर लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 4 लूज भी कर ले 4 गेन भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता, कुछ भी कर ले ऐसा नहीं होता। एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 निगेटिव ये भी अनस्टेबल होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 पॉजिटिव ये भी अनस्टेबल होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव ये भी अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, इस चीज़ का रीज़न क्लास 10वीं में आप लोगों का जो कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर है आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्यों वो अनस्टेबल होता है, लेकिन अनस्टेबल होता है। लेकिन इस वजह से वो पता है क्या करता है, इस वजह से वो महाराज आप लोगों का ना गेन करता है ना वो आपका लूज करता है। वो बोलता है कि चल भाई इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ,
चीज़ों को शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए वो क्या बोलता है कि चल भाई मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है। बस खत्म। तो यही हम लोगों का छोटा सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वैलेंसी को लेकर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक वैलेंसी वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस अगर ऐसा हुआ है कि नहीं यार मैडम वैलेंसी तो बाउंस हो गई है ना, तो खैर कोई बात नहीं, अपन उस पर और वर्कआउट करेंगे, बट डू अपडेट, ठीक है। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। इसके आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे, बट हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का, वो यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग कुछ करने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे तुम्हें बताना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहती हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों का जो एंटायर केमिस्ट्री का सिलेबस है तुम्हारे पूरे 9th सेशन का यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। वैलेंसी वॉज अवर लास्ट टॉपिक एंड अब हम लोगों को अगर कुछ करना है तो क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग, नोट्स कंप्लीट करना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ताकि पेपर में हम सवाल बना सकें। अदरवाइज द सिलेबस इज कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड, ओके। फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं, कल की क्लास में थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, तब चैप्टर की जो फील है वो ज़्यादा बेहतर आएगी कि अच्छा जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो पर्टिकुलर थ्योरी हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसका यूज़ क्या है, ठीक है।